नवंबर 2003 का ये प्रश्न 6 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा गया। आइए जरा देखें। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ सी मेसर कमर्शियल बैंक। ईयर एंडिंग चल रहा था 31 मार्च 2014। इंटरेस्ट इन डिस्काउंट इतने रुपए का है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 1 अप्रैल 13 की ओपनिंग और बिल डिस्काउंटेड परचेज यानी कि इतने रुपए के बिल्स अभी भी हमारे पास खड़े हैं। कितना रुपए 10 करोड़ 67,45,400 के बिल बैलेंस शीट डेट पर ट्रायल बैलेंस अंतिम डेट पर अभी पड़े हैं। यानी कि ये बिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने रुपए के बिल्स हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट किए थे जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए। इट इज असर्टेन्ड दैट proportionate discount not yet earned on bill discounted which will mature during 14-15। ये कौन सा ईयर दिया है? 31 मार्च 14 को खत्म हो रहा है, मतलब 13-14। ये कौन सा ईयर है? अगला। तो वो ये बता रहा है आपको रिबेट इस बार निकालना नहीं है। क्वेश्चन रिबेट का अमाउंट खुद बता रहा है, वापस से पढ़ें। इट इज असर्टेन्ड दैट प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट नॉट येट अर्नड, अभी तक जो अर्न नहीं हुआ, ऑन बिल डिस्काउंटेड विच विल मैच्योर ड्यूरिंग 14-15, मतलब अगले साल में जो मैच्योर होंगे उनका डिस्काउंट बनता है 92,760 का। तो ये हमें क्लोजिंग रिबेट क्वेश्चन ने खुद बता दिया। बहुत मजा आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विद नरेशन एडजस्टिंग द अबव एंड शो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर ऑफ बैंक। तो हमने कल जो लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स सीखे थे वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, बनवा रहा है। तो पहले आइए, सबसे पहले क्या करना होगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L निकालना होगा, क्योंकि उसी के बाद आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं आंसर नंबर 22, amount of discount transferred to P&L account, particulars and amount in rupees. Amount of discount transferred to P&L account, opening rebate on bills discounted 65,040 प्लस क्वेश्चन में जो नाम दिया अभी लिख लें, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,96,62,400 और माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 92,760। 65,040 प्लस 19662400 माइनस 92,760 196,34,680 1,96,34,680 रुपीज का अमाउंट है जो कि P&L में करंट ईयर के जाना चाहिए। जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स LF डेबी और क्रेडी। जर्नल एंट्रीज पूछी हैं क्वेश्चन ने, स्टार्टिंग विद द एंट्री ऑन फर्स्ट डे 1 अप्रैल 13 रिबेट ऑन bills discounted account to interest and discount account। ओपनिंग रिबेट की ये एंट्री जिसको हमने भेज दिया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में, वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन 65,040।
31 मार्च 14 को ईयर एंड पर हम भेजेंगे P&L में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना अमाउंट P&L में गया? ये रहा 196 34 680 196 34 680। क्वेश्चन ने कहा था नरेशन, लेकिन नरेशन हमें आती है इसलिए मैं वापस से इसमें नहीं लिख रहा हूं, हमने एक प्रश्न में कर ली थी अच्छे से। और अंतिम तारीख पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट 92,760 guys. Please complete. ठीक है बेटा, बढ़े आगे। ये हो गई जर्नल एंट्रीज भी। अब क्वेश्चन ने 2 लेजर अकाउंट्स हमसे पूछे हैं, तो लेजर अकाउंट्स को बना दें। वन इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, date particulars and amount, and the other being interest and discount account. The other being interest and discount account. Date particulars amount, date particulars amount. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट हमने क्या सीखा था कि ईयर एंड पर आप यूजुअली पैसा जो है डिस्काउंट से इस अकाउंट में भेज देते हैं, मतलब इस अकाउंट का बैलेंस पड़ा होता है हमेशा क्रेडिट, इस अकाउंट में हमेशा बैलेंस पड़ा होता है क्रेडिट। अगर यकीन ना आए तो आपको दिखा दें, ये देखिए किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ओपनिंग क्रेडिट, और कहां दिखाएं, ये देखिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग ओपनिंग क्रेडिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट नॉट येट ड्यू क्रेडिट। तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल 13 को, ये यहां दिख रहा होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 65040, ये तो ब्रॉड डाउन था। जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है हम इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में। हमने एंट्री भी की यहां पर, मैं एंट्री के थ्रू चाहता नहीं आप समझे, आप लेजर भी इंडिपेंडेंटली समझे, अदरवाइज देख सकते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसे इमीडिएटली खत्म कर दिया जाता है डालकर दूसरे मास्टर अकाउंट में जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। हमने कहा तुम हमारे करंट ईयर के इनकम बनोगे तो तुम इस अकाउंट से निकल जाओ रिबेट से, और तुम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में पहुंच जाओ। रिबेट में लिखते हो टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो भाई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में आ गया 1 अप्रैल 13 को बाय रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। समझ रहे हैं आप? वैसे तो आइडियली अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, करंट ईयर की इनकम आएगी, लेकिन पिछले साल का भी पोर्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनकम पिछले साल में ड्यू ही नहीं हुई थी,
हमें एक्रू ही नहीं हुई, करंट ईयर में आकर एक्रू हुई, तो हमने सबसे पहले तो इसको लिखा कि अच्छा तुम पिछले साल में पढ़े थे, चलो यहां आ जाओ, तो हमने इसको यहां बुला लिया। फिर पूरे साल के दौरान एंट्री होती रही, कौन सी एंट्री, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंट टू कस्टमर टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में पूरे साल 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 14 तक जो बड़े वाली एंट्री करते थे, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज वाली, उसके तहत हमें पूरे साल में डिस्काउंट आता रहा आता रहा आता रहा। और कितना डिस्काउंट आया टोटल, ये क्वेश्चन ने हमें लिखकर बताया 1,96,62,400। 65,040 रुपए पिछले साल का अमाउंट जो करंट ईयर में ड्यू हुआ, और इस साल में इतना सारा पैसा मैंने रिसीव किया। प्राइमा फेसी लगता है कि वाह पूरे साल में इतना कमाया, लेकिन जो ये करंट पीरियड की रिसिप्ट है डिस्काउंट की 1,96,62,400 की, जो कि आपको दिख रही है, ये सारा पैसा करंट ईयर में ड्यू नहीं हुआ। इसमें से कुछ रिबेट का है और कुछ P&L का है। तो 31 मार्च 14 को हम कहते हैं टू P&L अकाउंट, और 31 मार्च 14 को ही कहते हैं टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। कितने रुपए की रिबेट थी, क्वेश्चन ने बताया था 92,760। तो आप ये P&L का अमाउंट जो है यहां से भी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर इजीली निकाल सकते हैं, जो हमने स्टेटमेंट बनाकर इस क्वेश्चन के शुरुआत में निकाला था। और जब आप यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में टू रिबेट, तो रिबेट अकाउंट में क्या आ गया, 31 मार्च 14 को बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि ये अमाउंट रिसीव तो करंट ईयर में हो गया, लेकिन ये करंट ईयर का है नहीं, कितना 92,760, और ये 31 मार्च 14 को टू बैलेंस कैरिड डाउन बनकर जो है खड़ा रहेगा। इनका अकाउंट्स क्लोज कर दें। ये लीजिए, इस प्रकार से अकाउंट्स जो हैं कंप्लीट होंगे। 19634,680 प्लीज कंप्लीट करें। मई 2010 4 नंबर के लिए, मई 2010 फॉर 4 मार्क्स। B&P लिमिटेड अवेल्ड अ लीज फ्रॉम NLL लिमिटेड। NLL कौन हो गया, लेसर, और B&P कौन हो गया, लेसी। कंडीशंस ऑफ द लीज टर्म्स आर एज अंडर। लीज पीरियड है बेटा 3 साल का। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2009 इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपए, और लाइफ कितनी है, 5 साल। 5 साल की एसेट की लाइफ है, हम ले रहे हैं सिर्फ 3 साल के लिए। इस वाली कंडीशन से तो फाइनेंस लीज है ही नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख। यूजुअली कॉस्ट और फेयर वैल्यू हमेशा मैच करेगा। रीजन क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि लेसर ने अभी उस चीज को खरीदा है और उस चीज को लीज पर देने जा रहा है, तो जब खरीद कर 10 लाख का लाया है, आज की डेट में अगर बेचना चाहेगा तो दो विलिंग पार्टीज के बीच में यार 10 लाख का ही बिकेगा। मान लो आपने कोई नया फोन ले लिया, मान लो सैमसंग का कोई मॉडल आया, आपने ले लिया, और 2 घंटे बाद आपका मन कर रहा है मैं इसको बेच दूं, ब्रांड न्यू सील्ड पैक है, तो कितने का बिकेगा, मैक्सिमम उतने का ही, तो जितने का आपने लिया है। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू मैच कर जाती है। कहते जो प्रॉपर्टी है इट विल रिवर्ट बैक टू लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज, मतलब लेसी के पास पोजेशन ही नहीं रहेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। जो यूजीआरवी है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख एट द एंड ऑफ 2011। 3 इक्वल एनुअल पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में पेमेंट जाएगी और 3 इक्वल पेमेंट जाएंगी। कितनी जाएगी, क्वेश्चन ये भी नहीं बताता, लेकिन हमने वो निकालना सीखा है पिछले कॉन्सेप्ट में। अगर ना बताए तो हम उसे एक्स मानते हुए आगे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दिया, और एन्युटी फैक्टर 10% पर 3 साल का ये भी बता दिया 2.4868। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेट
whether the lease constitutes finance lease and if so calculate unearned finance income। पहले तो कहता है ये प्रूव करो कि ये फाइनेंस लीज है और अगर है तो फाइनेंस इनकम निकालो। अब क्वेश्चन में लीज पेमेंट नहीं है, सबसे पहले क्या निकलेगा, लीज पेमेंट। लीज पेमेंट निकलेगा, उसके बाद हम उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसी डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से और वहां से परसेंटेज आएगी। अगर आ गया 85 से ऊपर तो हम कहेंगे फाइनेंस लीज है, और अगर फाइनेंस लीज है फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट निकालकर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम तक पहुंचना होगा। देखने में मुश्किल, करने में आसान। आइए आंसर नंबर 7। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल लीज पेमेंट। लेट annual lease payment is equal to X rupee। Year amount PVF oblique AF at 10% और ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको याद हो जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट किया, इसमें कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 6। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 में ना एक लाइन लिखी थी कि जो लीज पेमेंट है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर करें और रेजिडुअल वैल्यू के तो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट होती है। अगर ये लाइन ना भी लिखी हो भाई तब भी यही करना है। जैसा मैंने कहा कि एक प्रूडेंट पर्सन क्या करेगा, अगर मैं लेसर हूं, मैं अपनी कोई चीज आपको दे रहा हूं, 20 लाख की है वो चीज, मान लो मेरी कॉस्ट 20 लाख है, मैंने आपको दी जितने भी टर्म के लिए, टोटल उन सबका मिलाकर और आरवी रेजिडुअल वैल्यू का टोटल मिलाकर लग रहा है कि मुझे 25 लाख आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड आएगा। जब मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे 20 लाख तो मिले कम से कम। तो जितना भी लीज का इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट है, प्लस जितनी भी रेजिडुअल वैल्यू है, सबका प्रेजेंट वैल्यू मिलाकर शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट, एटलीस्ट कम से कम उतना तो बनना चाहिए। तो सेम तरीका हम यहां पर अपनाएंगे उत्तर निकालने के लिए। कितने साल का है भाई, 3 साल तक ये चलेगा। एक्स अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.4868, ये आ गया जी 2.4868x, और तीसरे साल के अंत में स्क्रैप मिलेगी 1 लाख की। 0.7513 हमारा है पीवीएफ, और ये हो गया जी इनका टोटल 2.4868x प्लस 75,130, और इसे हमने क्या कहा था, इक्वेट कर देंगे 2.4868x प्लस 75,130, जो ये प्रेजेंट वैल्यूज आई हमारी ये टोटल, इट शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज 10 लाख। फ्रॉम हियर x is equal to 371,912। सबसे पहला पड़ाव तो ये है एनुअल लीज पेमेंट तक निकालने का। फर्स्ट पॉइंट इज टू रीच दिस वैल्यू एनुअल लीज पेमेंट। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो गई एक तरह से हमारी। उसके बाद जो नया टास्क हमें दिया दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लीज, जिसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। याद रहे यहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी लेसी लेते हैं, और एमएलपी लेसी क्या होता था, लीज पेमेंट प्लस जीआरवी बाय लेसी। लीज पेमेंट्स तो हैं यहां पर 3 साल में, और लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू है वो क्या है, अनगारंटेड है, तो ये एमएलपी लेसी में पार्ट नहीं लेगा। हमारा आया 371,912 एक साल का लीज पेमेंट। 3 साल हैं जब तक लीज पेमेंट जाएगा, और इनका हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी जो है ये आ गया बेटा 9
9,24,871 924,871 अप्रोक्सीमेटली आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेस सी। और हमें क्या करना है, डिटरमाइन करने के लिए नेचर ऑफ लीज, वी हैव टू फाइंड दिस एज अ परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। So 924,871 divide by 10 lakh into 100, which gives us 92.49% approximately। ये आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी जो है हमारी फेयर वैल्यू या कॉस्ट को 92.49% तक कवर कर लेते हैं, मींस मोर देन 85%। तो ये क्या होगा, क्योंकि सब्सटेंशियल वैल्यू आपने कवर कर ली तो दिस विल फॉर्म एज अ फाइनेंस लीज। तो वो कंक्लूजन हम लिखेंगे एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी substantially covers the major portion of fair value of asset, that is equipment. The lease constitutes a finance lease। ये चीज क्वेश्चन हमसे पूछी थी जो कि इस कॉन्सेप्ट में नया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ लीज। लिखिए यहां तक। आगे क्वेश्चन ने कहा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालिए, जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आता है लीज पेमेंट और रेजिडुअल वैल्यू। तो यहां कौन सी रेजिडुअल वैल्यू है, अनगारंटेड है जी, अनगारंटेड आरवी। लीज पेमेंट कितनी है, 371,912 इंटू 3 ग्रॉस 11,15,736 और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितना है 1 लाख। ₹12,15,736 रुपए का है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। We can now find out unearned finance income, which is gross investment minus net। net investment क्या होता है, जो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू होता है, जो ये वाली वैल्यू होती थी, ये वाली वैल्यू जो हम यहां पर निकालते थे और जो क्वेश्चन ने खुद कहा कि किसके इक्वल होना चाहिए, 10 लाख। तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका है 10 लाख। सो दिस कम्स एज 215,736। कंप्लीट करें बेटा। Lokraj Financials Limited is an NBFC providing hire purchase solutions for acquiring the consumer durables। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब एसी खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, अवन खरीदना है, इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या क्या एसेट फंडेड है, वॉशिंग मशीन, एसी, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, एयर प्यूरिफायर और एलसीडी टेलीविजन। क्या क्या कॉलम है आइए और देखते हैं। इंटरेस्ट ओवर ड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, पीरियड ओवर ड्यू और इंटरेस्ट का अमाउंट। और अंत में बताता नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट आउटस्टैंडिंग। जैसे ही हम क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट, हम घबरा जाते हैं, अरे यहां तो बेसिक प्रोविजन लगेगा। बेसिक प्रोविजन लगाने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या क्या सामान चाहिए, देखिए बेसिक प्रोविजन निकल ही नहीं सकता। हमें चाहिए अमाउंट ड्यू नॉट पेड। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं,
इंस्टॉलमेंट मीन्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की चीज बताई, खाली इंटरेस्ट से तो कुछ नहीं हो सकता। फ्यूचर वाली इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं बताता, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट का कॉलम डराने के लिए है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि बच्चे कुछ करें इसके साथ, जबकि इससे हमें दूर रहना है, हमें इसका कुछ नहीं करना है, देखते ही भाई तुम हमें फंसाओगे, तुम जाओ जाओ जाओ। और ये रहा मेन कॉलम नेट बुक वैल्यू, तो हमें ये कॉलम चाहिए नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि इसके ऊपर प्रोविजन निकलेगी। प्रोविजन निकलेगी कैसे? इस पीरियड के अकॉर्डिंगली। इस पीरियड से हमें खुद से स्लैब देखनी होगी कि ये कौन सी स्लैब में फॉल कर रहा है। जैसे लिखे, ये देखिए, ये लिखते 30 मंथ, अब हमारी 30 वाली तो कोई स्लैब नहीं है, हमारी 24 to 36, तो हमें इसको स्लैब के अंदर फिट करना है और उस स्लैब वाली प्रोविजन को लगाना है। ठीक, तो आइए शुरुआत की जाए उत्तर नंबर 2 की। आंसर नंबर 2, स्टेटमेंट और क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन की लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड, सिर्फ एडिशनल प्रोविजन ही बनाना है और किया भी वही जा सकता है। स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ, statement showing the amount of additional provision as on 31 March 2017 for लोकराज फाइनेंशियर्स लिमिटेड ब्रैकेट में NBFC। Statement showing the amount of additional provision as on 31st March 17 for Lokraj Financial Limited NBFC. Serial number, asset funded, period overdue, पीरियड ओवरड्यू। सर 2 बार पीरियड ओवरड्यू को लिखा, एक बार पीरियड ओवरड्यू गिवन वाला, फिर हमें खुद से इसको स्लैब में फिट करना है। रेट ऑफ प्रोविजन, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट आउटस्टैंडिंग and amount of provision. सीरियल नंबर, एसेट फंडेड, पीरियड ओवरड्यू जो गिवन है, फिर पीरियड ओवरड्यू हम स्लैब बना देंगे, जो हमने स्लैब सीखी, जिस स्लैब में आएगा उसके हिसाब से रेट ऑफ प्रोविजन आ गया, उस रेट ऑफ प्रोविजन को नेट बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन पर पहुंच जाएंगे। सीरियल नंबर 1, वॉशिंग मशीन्स, पीरियड ओवरड्यू क्वेश्चन ने लिखा है अप टू 12 मंथ्स। अभी सिर्फ क्वेश्चन का डाटा कॉपी कर रहे हैं, और अमाउंट नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट है 20,550। नंबर 2, एयर कंडीशनर्स, नंबर 2 एयर कंडीशनर्स फॉर 24 months, amount is 675। म्यूजिक सिस्टम्स फॉर 30 months, अमाउंट है 225। फिर है बेटा रेफ्रिजरेटर्स फॉर 21 months, 1050।
देन बेटा एयर प्यूरिफायर्स अप टू 12 months, amount is 980, and last being LCD televisions for 45 months, amount being 21,200. तो हम इसकी अब बना लेंगे पहले स्लैब्स। जो क्वेश्चन का डाटा गिवन है उतना कॉपी कर लिया। नाउ स्लैब्स अप टू 12 मंथ यानी कि लेस देन इक्वल टू 12 मंथ और रेट रहता है 0%। लेस देन इक्वल टू 12 मंथ 0। फिर आगे 24 कौन से स्लैब में जाएगा? ग्रेटर देन 12 लेस देन इक्वल टू 24। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था कि मैंने यहां पर साथ साथ ये लिखा है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अगर 24 तो वो इसी स्लैब में आएगा, तीसरे में नहीं जाएगा। तीसरे में क्या है? ग्रेटर देन 24, 24 से ज्यादा। अगर 24 भी हुआ तो वो भी दूसरी स्लैब में ही आएगा। तो रेट हो गया 10%। फिर आ रहा है 30 मंथ्स, मतलब ग्रेटर देन 24 मंथ हो गया, लेस देन इक्वल टू 36, तीसरी स्लैब, रेट हो जाता है 40%। फिर आ रहा है 21 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 लेस देन इक्वल टू 24, फिर से 10%। अप टू 12 लेस देन इक्वल टू 12 मंथ 0%, और 45 ग्रेटर देन 36 से और लेस देन है 48, यहां रहता है 70%। ग्रेटर देन 36 लेस देन इक्वल टू 48, 70%। लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट्स। सबसे पहला अमाउंट आ रहा है 0, 20,550 का 0%, 675 इंटू 10%, 67.50, 225 इंटू 40%, 90, 105, 0 एंड 21,200 इंटू 70%, 14,840, and the total being 15,102.50, 15,102.5। और ये जो भी चल रहा है फिगर्स रुपी इन करोड़ है, यहां ऊपर लिख देंगे कहीं कि जहां जहां रुपी है वो रुपी इन करोड़ है। कंप्लीट करिए बेटा। आरटीपी नवंबर 2014 से ये प्रश्न। कंप्यूट बेसिक एंड एडजस्टेड ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट फॉर 2012-13 22 लाख और 13-14 का 33 लाख। राइट इशू से पहले कितने शेयर थे? 1,10,000, और आपने राइट इशू कैसे दिया? 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, हर 4 के बदले 1, तो 1,10,000 के बदले डिवाइड बाय 4 कर देंगे। राइट इशू का प्राइस रखा है 180, जबकि फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू चल रही थी 270 की, और डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग क्या रखी है? 31 जुलाई 2013 हमने रखी है कि इस दिन आपको फुल्ली सब्सक्राइब करना होगा, मतलब पार्टली वाला चक्कर है ही नहीं। ऑल वर्किंग्स में भी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करके आए हैं प्रश्न, उसी प्रकार से अंजाम देना है। स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 15। सबसे पहले बेसिक ईपीएस फॉर 2012-13, 22 लाख रुपए का है बेटा आपका अर्निंग्स, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 1,10,000। सो इट कम्स आउट टू 20 रुपीज, 20 रुपए का बेसिक ईपीएस बनेगा 2012-13 का। उसके बाद राइट इशू की बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहले निकालते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट।
फेयर वैल्यू एक्स राइट। राइट इशू से पहले कितने शेयर थे? 4 शेयर, प्राइस था 270। हम हर 4 के बदले दे रहे हैं 1 शेयर 180 में, डिवाइड बाय ऑल शेयर्स दैट इज 4 + 1। ये फिगर आपकी आएगी 1260 डिवाइड बाय 5 एंड 252 रुपी। मतलब राइट इशू खत्म होने के बाद एक्स राइट जो प्राइस है वो 252 का रहने वाला है, जो कि मार्केट में नॉर्मल मिलेगा। नंबर 2, पेड पार्ट। पेड पार्ट के लिए हमें चाहिए राइट शेयर। 1,10,000 टोटल शेयर है, आपको 1/4 मिल रहा है, तो ये हो गया राइट शेयर। कितने रुपए पर मिल रहा है? 180, जबकि मार्केट प्राइस होगा 252 का। इसको एक बार लिख दें, ये कितने आते हैं जी? ये आते हैं 27,500 शेयर्स। सो ये आ गया 19643 आ रहा था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देना, तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं। किसी बच्चे को ये ना लगे सर नंबर ऑफ शेयर राउंड ऑफ करने होते हैं, डेसिमल में तो होते ही नहीं। अरे अगर बाहर वालों के लिए करने तो होता है, ये तो हम ईपीएस के पर्पस के लिए कंप्यूटेशन कर रहे हैं। शेयर किसी को इशू थोड़ी हो रही है, पेड पार्ट फ्री पार्ट जो हम लिख रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल डेसिमल प्लेस रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने भी ऐसा कहा है, ऑल वर्किंग्स में बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स। और अंतिम भाग आ गया फ्री पार्ट का। फ्री पार्ट का फॉर्मूला होता है जी, जितने भी आपके शेयर्स हैं राइट के, उसमें से पेड पार्ट को माइनस कर दीजिए। $7,857.14। ये राइट इशू का कार्यक्रम खत्म हुआ। यहां पर 3 पार्ट है, तीनों को ही करना है, और एग्जाम में कोशिश रहेगी कि हम फॉर्मूला लिखकर ही करें। तो अब हम निकाल सकते हैं बेसिक ईपीएस फॉर 2013-14, जिसमें हमारी अर्निंग्स हैं 33 लाख रुपए की। और नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? जैसे हमने ऊपर निकाले थे पहले प्रश्न में। आपके 1,10,000 शेयर्स तो है ही बिगिनिंग से। फ्री पार्ट वाला एज इट इज ऐड हो गया, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक बोनस। और जो बाकी पेड पार्ट है 19642.86, इसके लिए हम टाइम भी कंसीडर करेंगे। आपने 31 जुलाई को राइट शेयर ऑफर इशू कर दी और ईयर एंड है 31 मार्च 14 को, तो कितने मंथ्स बनते हैं भाई? 8/12। 19642.86 into 8/12 plus 1,10,000 and 7,857.14, 130,952.38। ₹25.20 अप्रोक्सीमेटली, 25 रुपए 20 पैसे। ये हुआ बेसिक ईपीएस 2013-14 का। और ध्यान रहे, क्योंकि फ्री पार्ट होता है तो हमें पिछले साल की जो ईपीएस है उसे रीस्टेट करना है। एडजस्टेड ईपीएस फॉर 2012-13, न्यूमरेटर है 22 लाख का, डिनोमिनेटर में पहले शेयर्स कितने थे? 1,10,000, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में फ्री पार्ट वाले शेयर्स भी ऐड कीजिए। ये आएगा जी 18.67 रुपी अप्रोक्सीमेटली, 18.67 रुपी। बेसिक ईपीएस आया था 13-14 का 25 रुपए 20 पैसे, और बेसिक ईपीएस 2012-13 का 20 रुपए। कंप्लीट कर लेंगे बेटा। कुछ और चीजें हैं, बाद में उसकी बात करेंगे, पहले प्रश्न।
Rama Limited, it says, has provided the following information. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स के हिसाब से 2 लाख का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स 5 लाख रुपए। आपने इनकम टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लिखा है और ज्यादा डेप्रिसिएशन लिखने के कारण इतना इंपैक्ट तो मैं जानता हूं कि भाई जो टैक्सेबल इनकम है वो डेफिनेटली कम हो गई है इस एक्सपेंस के कारण, क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा लिखा टैक्स में तो टैक्स की इनकम कम हो गई और ऑब्वियसली टैक्स भी कम ही गया होगा। जब टैक्स कम जाता है मतलब फ्यूचर में ज्यादा जाएगा, तो यहां से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हिंट मिलता है। और दूसरी चीज एक और, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। टैक्स के हिसाब से क्या बोल रहा है, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अनअमोर्टाइज मतलब ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो कि आपने अमोर्टाइज किए ही नहीं है। अमोर्टाइज करने का मतलब होता है कि P&L में डिडक्शन मिल जाना, लेकिन आपने अनअमोर्टाइज ही रखा है, यानी कि ये अभी तक टैक्स में माइनस हुआ ही नहीं है, यानी कि इसके कारण टैक्स की जो इनकम है वो ज्यादा है, क्योंकि ये खर्चा हमने टैक्स में माइनस किया ही नहीं, अभी तक अनअमोर्टाइज पड़ा है, तो इसके कारण DTA बनता है। देयर इज एडेक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, इसके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर में सिखाऊंगा ये लाइन क्यों लिखी होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ DTA और DTA और DTL टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एडजस्टमेंट एज्यूमिंग द टैक्स रेट एज 50%। तो टैक्स रेट 50% है, तो बताइए DTA या DTL कितना बनेगा। सो वी आर ऑन आंसर नंबर 2। Statement showing DTA oblique DTL. Particulars, amount of difference, nature of difference, nature of deferred tax and amount at the rate of 50%। एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसे कर रहे हैं। आराम से देखते जाइए, 2 चीजें हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। क्वेश्चन कह रहा है एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर अकाउंट्स 2 लाख है, एज पर इनकम टैक्स 5 लाख है। अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना है, सबसे पहले तो 3 लाख रुपए। नेचर ऑफ डिफरेंस का मतलब ये बताना है कि भाई टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमें टाइमिंग डिफरेंस ही दिया होगा, सोचने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। फिर भी यहां पर लिख देंगे कि भाई नेचर ऑफ डिफरेंस जो है वो टाइमिंग है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है, मैंने आपको एग्जांपल में लिखवा ही दिया था कि डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट दोनों जगह सेम ही आता है। मतलब एक एसेट अगर 10 लाख का है और 10 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों में ही 10 लाख आएगा। लेकिन 10 लाख कैसे आया, किसी साल में ज्यादा तो किसी में कम हो सकता है, मतलब यह है टाइमिंग डिफरेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेक्स्ट कॉलम, नेचर ऑफ डेफर्ड टैक्स। यहां पर हमने बताना है कि ये DTA है या DTL है। आराम से एनालाइज करते हैं। आपका जो एक्सपेंस है वो इनकम टैक्स में ज्यादा है। मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेंस इन टैक्स ग्रेटर देन एक्सपेंस इन अकाउंट्स। टैक्स में खर्चा आपने ज्यादा लिखा, खर्चा ज्यादा लिखने के कारण आपकी इनकम कम हो चुकी है, यानी कि आपने अभी टैक्स में कम पैसा दिया है सरकार को, आपको फ्यूचर में और पैसा देना है, तो ये आपका बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इट इज DTL एंड अमाउंट एट द रेट 50 पर 3 लाख का डिफरेंस है, उसके ऊपर 50% किया तो अमाउंट आता है 1,50,000, क्योंकि हमारा पूरा नाम क्या है, डेफर्ड
टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट, तो मुझे अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर। तो इस 3 लाख रुपए के कारण मेरा 1.5 लाख का डीटीएल क्रिएट होगा। दूसरी चीज क्या है क्वेश्चन में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। द अदर पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये हैं अनअमोर्टाइज्ड इन इनकम टैक्स, कितने रुपए के, 30,000। तो 30,000 रुपए का अमाउंट है। ऑब्वियसली टाइमिंग डिफरेंस है क्योंकि अमोर्टाइज तो होगा और इसका डिडक्शन मिलेगा भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि परमानेंट डिफरेंस है कि कभी मिलेगा ही नहीं, हाँ ईयर चेंज हो सकता है, टाइमिंग में डिफरेंस आ सकता है। अब सवाल उठा नेचर ऑफ डेफर्ड टैक्स, आराम से सोचना है। अनअमोर्टाइज है इनकम टैक्स में, अमोर्टाइज यानी कि कहां हो चुका, अकाउंट्स में। तो यानी कि जो अकाउंट्स में खर्चा है वो ज्यादा है। एक्सपेंस इन अकाउंट्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंस इन टैक्स, क्योंकि आप अकाउंट्स में अमोर्टाइज कर चुके। अमोर्टाइज करने का मतलब पीएनएल में आ गया, जबकि टैक्स में आया नहीं है। और अगर अकाउंट्स में आ चुका है एज एन एक्सपेंस, तो अकाउंट्स की इनकम कम है, टैक्स की इनकम ज्यादा है। टैक्स की इनकम ज्यादा है तो आपने सरकार को ज्यादा टैक्स दिया है, तो यहां आपका क्रिएट होगा डीटीए, क्योंकि आप ऑलरेडी ज्यादा दे चुके हो, एज गुड एज प्रीपेड। और इस 30,000 का 50% आ गया जी 15,000 रुपए। सो अगर मैं फाइनल देखूं, फाइनल पोजीशन जो है अगर मैं लगाऊं यहां पर, सो नेट जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 1,35,000। और ये क्या आएगा जी नेट, देयर विल बी डीटीएल। ऐसा नहीं कि अगर मान लो 10 डिफरेंस है तो हर डिफरेंस का अलग डीटीए डीटीएल बैलेंस शीट में और पीएनएल में दिखाना है, जी नहीं। हमें फाइनल पोजीशन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर जो है निकालनी रहती है। 1,50,000 का डीटीएल है, 15,000 का डीटीए है, तो नेट डीटीएल कितने का बचा, 1,35,000 रुपीज का। गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आना है, कंप्लीट करें। It says calculate the interest to be recognized for year ending 31st March 3 from the 31st 13 from the following information। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन्स, ये नहीं बता रहा पीए का है कि एनपीए का, तो ऑब्वियस सी बात है सारा है। इसके अंदर पीए प्लस एनपीए दोनों आ गया। फिर कहता इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए, इसमें से कितना इंटरेस्ट अर्न किया एनपीए पर, तो ये है 4.52। इसे मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा बेसिकली ऊपर वाले में से। तो मेरे पास सिर्फ कौन सी फिगर आ गई, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पीए, क्योंकि पीए का ही इंटरेस्ट अर्न आता है, जो एनपीए उसका तो कलेक्टेड वाला आता है। अर्न कितना किया मैटर नहीं करता। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए, तो ये हम कर देंगे ऐड कि भाई एनपीए का अर्न वाला नहीं चाहिए, तो टोटल जो अर्न दिया है पहले वाले में 17.26, उसमें से एनपीए का अर्न माइनस कर देंगे, पीए का अर्न रह गया, और उसके बाद एनपीए का सिर्फ कैश वाला पोर्शन जो कलेक्ट हुआ उसे ऐड कर देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन कहता इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, टोटल इंटरेस्ट इतना है, और कहता इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए। ये क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये देखिए अभी मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था यहां पर, ये मैट्रिक्स बनाया था, मतलब इसमें बात करूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 चीजें आती हैं, चौथी चीज नहीं आती है। या फिर ऐसे कह दूं कि अगर इन चारों का टोटल है मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4, तो उसमें से नंबर 4 को निकाल देना, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। और ये है क्या है, ये चौथा नंबर है क्या है, ये है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट कलेक्टेड। इसे यहां पर शब्दों में मैं बयां करूं, इट इज
इंटरेस्ट अर्नड ऑन एनपीए बट नॉट कलेक्टेड, तो यही तो दिया है, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए। तो इसे भी हम टोटल जो गिवन है आपको 38.54 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो इनकम आपको रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करेंगे, आइए यहां लिखकर करें, क्या यहां हो जाएगा, आंसर नंबर 4, statement showing interest to be recognized for year ending 31st March 13. सीरियल नंबर, अरे अरे इतना गैप का है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट। तो एक तो है क्वेश्चन में टर्म लोन, इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न हुआ 17.26, टोटल जो अर्न हुआ उसमें से हम कह रहे हैं माइनस कर दो 4.52। मैं साथ साथ बताता जाता हूं, ऐसा करने से क्या आ गया, इंटरेस्ट अर्नड ऑन पीए, परफॉर्मिंग एसेट का तो अर्न ही चाहिए होता है और नॉन परफॉर्मिंग का क्या चाहिए होता है, रिसीव वाला पोर्शन, ये रहा 2.04, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनपीए। एक तो ये चीज हो गई जी, 17.26 माइनस 4.52 प्लस 2.04, तो ये आ रहा है 14.78। और दूसरा है कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, टोटल इंटरेस्ट दिया है 38.54 जिसमें से माइनस कर दीजिए 8.39, ये क्या है, या ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट का मतलब है पीए प्लस एनपीए दोनों का अर्न है, चाहे रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये इन दोनों का अर्न वाला फिगर आपको गिवन है। इसमें से हम कह रहे हैं माइनस कर दीजिए 8.39, ये क्या है, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ऑन एनपीए। बेसिकली हो क्या रहा है, आपको जब क्वेश्चन ने बोला टोटल इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, वो इन चारों का टोटल है 1 + 2 + 3 + 4, उसमें से नंबर 4 जो इंटरेस्ट अर्न किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया उसको हम कर रहे हैं माइनस। तो ये आ गई जी फिगर अपने पास 38.54 माइनस 8.39, 30.15। और ये हो गया जी टोटल 44.93। कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मई 2006 में ये प्रश्न पूछा गया 4 नंबर के लिए। May 2006 4 marks for this question. It says from the following details prepare bills for collection asset account and bills for collection liability account. दो अकाउंट बनाने हैं। On 1st April 10 bills for collection were, मतलब ये क्या हो गया जी, ओपनिंग बिल्स। ड्यूरिंग द ईयर 10-11 बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, इतने के बिल और आ गए। ओपनिंग में पड़े थे 51 लाख, ड्यूरिंग द ईयर और आ गए 75 लाख। अब इनका हुआ क्या, जब हम कलेक्ट करने गए तो इतने तो कहता कलेक्ट हो गए, इतने बिल डिसऑनर और रिटर्न हो गए, तो बाकी कहां गए, जो क्लोजिंग में पड़े होंगे। कुल मिलाकर यही 5 चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई है। 1 2 3 4 5 ओपनिंग इतना था, प्लस इतना कलेक्ट हो गया, सॉरी प्लस इतना रिसीव हो गया, और माइनस इतना कलेक्ट हो गया, माइनस इतना डिसऑनर हो गया, और बाकी रह गया क्लोजिंग का। ठीक है ना। तो आइए अंजाम दें। आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25
5। बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, और इसके थोड़ा नीचे बिल्स फॉर कलेक्शन ब्रैकेट में लायबिलिटी अकाउंट। बिल्स फॉर कलेक्शन के दो अकाउंट, एक के ब्रैकेट में एसेट, एक के ब्रैकेट में लायबिलिटी, जैसे मैंने यहां पर भी आपको बताया था। इसमें डेट नहीं लिखते, सिर्फ पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हमारा इंस्टीट्यूट भी नहीं लिखता पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount. Similarly, in liability account, particulars, amount, particulars and amount. Bills for collection asset account and bills for collection liability account. सबसे पहले लिखते हैं 1 अप्रैल बिल्स फॉर कलेक्शन वर, ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। जब एसेट अकाउंट में जाएंगे तो वहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51 लाख। सेम चीज जब लायबिलिटी वाले अकाउंट में लिखोगे तो हम कहेंगे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51 लाख। एसेट अकाउंट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी अकाउंट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर कहते ड्यूरिंग देयर बिल रिसीव्ड हुए इतने, ओपनिंग इतने थे और रिसीव। अब देखना एंट्री कैसे पास होती है। एसेट अकाउंट में लिखा जाता है लायबिलिटी का नाम, टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बिल्स रिसीव्ड। हमें और बिल रिसीव हुए कितने रुपए के, 75 लाख के। ओपनिंग थे 51 लाख और आ गए 75 लाख के। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, सेम ही साइड पर आएगा ना। ओपनिंग 51 और आ गए 75, तो दोनों एक ही साइड पर आएगा। और लिखने का अंदाज क्या है, बिल फॉर कलेक्शन एसेट में लिखा जाता है टू बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। तो बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी में आ गया बाय बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट बिल्स रिसीव्ड 75 लाख। इस तरह से चलेगा। मैंने क्या कहा था, उल्टे हैं, आईना जैसे होता है। तो जो डेबिट है वो लायबिलिटी वाले में क्रेडिट है, जो लायबिलिटी की डेबिट है वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट पे दिखेगी। इतनी बात होगी। पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली कि इतने रुपए के बिल हमें ड्यूरिंग द ईयर और आए। फिर लिखा है बिल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हम यहां कहेंगे बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बिल्स कलेक्टेड। टोटल थे 51 लाख और 75 लाख। अगर करूं 7 5 12 126 लाख, उसमें से 98,47,000 के तो कलेक्ट हो गए। तो हमने ऑपोजिट साइड पर ऑब्वियसली लिखना है बाय बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, और लायबिलिटी वाले अकाउंट में आ गया टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट बिल्स कलेक्टेड 98,47,000 रुपीज के बिल हो गए भैया कलेक्ट। इतने के कलेक्ट हो गए। कुछ डिसऑनर भी हुआ है, तो यहां आगे वापस से बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बिल्स डिसऑनर्ड। 27,10,000 रुपए के ऐसे बिल थे जो डिसऑनर हो गए, मतलब हम कलेक्ट करने गए लेकिन पार्टी ने मोड़ दिया, कहते जाओ यहां कुछ ना है, और लायबिलिटी अकाउंट में आ गया टू
222222222 bills for collection asset account bills dishonored 27,10,000 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट में भी कर ली और अंत में आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि बिल्स फॉर कलेक्शन इन हैंड। ईयर एंड पर कितने रुपए के बिल्स इन हैंड हैं, सिंपल लिख सकते हैं बिल्स इन हैंड कि कितने रुपए के बिल अभी हमारे हाथ में हैं जो कि हमें कलेक्ट करने हैं अगले साल में। और यहां भी सिमिलर लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन बिल्स इन हैंड। तो आइए इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। ये आ रहा है 43,000 126 lakh 126 lakh total 43,000 बैलेंसिंग फिगर 43,000 बैलेंसिंग फिगर टोटल 126 lakh गाइज।